अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हॉन्टेड सेंटर। आइए सुनते हैं एक पुरस्रार बंगले की अजीबोगरीब और खौफनाक कहानी। ये आज से तकरीबन 20 साल पहले की बात है कि हमारे गांव से शहर जाने वाली सड़क कच्ची थी। कच्ची सड़क की वजह से आने जाने वाले लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। जाहिर बात है, सड़क कच्ची थी, इसलिए आमदोरफ्त के लिए गाड़ी भी आ जा नहीं सकती थी। लिहाजा लोग बैलगाड़ी या टांगों पर शहर जाया करते थे। शफीक भाई की भी एक बैलगाड़ी थी जिसे चलाकर वो अपना गुजर बसर करते थे। इनके 2 ताकतवर और खूबसूरत बैल थे। शफीक भाई की बैलगाड़ी पूरे गांव में मशहूर थी। जिसको जो भी काम पड़ता तो वो शफीक भाई को ही कहता। वो पूरे दिन गांव में 2 चक्कर लगाते थे और शाम होने से पहले पहले घर आ जाते थे। वो शादीशुदा और 3 बच्चों के बाप थे, 2 बेटियां और 1 बेटा था। इनकी बीवी नेक और घरेलू औरत थी। बड़ी बेटी 13 साल की और छोटी 10 साल की थी और बेटा 8 साल का था। शफीक भाई अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। इनका बहुत अच्छा गुजारा हो रहा था और ज़िंदगी में हर तरह का सुकून ही सुकून था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि इनकी ज़िंदगी में हलचल मच गई। उस साल गंदम का सीज़न था। हर तरफ गंदम की कटाई हो रही थी और फिर गंदम की खरीदो फरोख्त भी शुरू हो चुकी थी। हर कोई अनाज अपनी ज़रूरत के लिए इकट्ठा करता और कोई इकट्ठा करके शहर ले जाकर बेच देता। गांव मगरिब की तरफ और शहर मशरिक की तरफ था और दरमियान में एक लंबा धूल मट्टी घटा उड़ाता हुआ एक रास्ता था। शहर और गांव के बीच में एक पुराना बंगला था जो रास्ते पर एक तरफ कुछ फासले पर दरख्तों के झुंड के दरमियान में खड़ा था। यह बंगला आज़ादी से पहले सिखों का था, जिसे आज़ादी के बाद सिख छोड़ गए और फिर ये बंगला दोबारा आबाद न हुआ। बंगला 4-4 कमरों पर मुश्तमिल 4 मंजिला था, यानी पहली मंजिल पर 4 कमरे, दूसरी और तीसरी और चौथी पर भी 4-4 कमरे थे, जिसके इर्द गिर्द हवेली नुमा दीवार जो कि गिर चुकी थी और बंगला अभी तक खड़ा था। इस बंगले के इर्द गिर्द बड़े बड़े दरख्त और कांटेदार झाड़ियाँ उगाई थीं। जो भी इस रास्ते से गुजरता तो इस देवनुमा बंगले को देखता तो खौफ से लरज़ जाता था। वो बंगला जिन्नात वाले बंगलों के नाम से मशहूर हो चुका था और अब ये कहा जाता था कि इसमें जिन्नात का बसेरा है। जो भी इस रास्ते से गुजरता इससे बंगले के अंदर से बातें करने की या बच्चों के रोने और हंसने की आवाज़ें सुनाई देती। कभी कभी इस रास्ते से गुजरने वालों पर पत्थर बरसते थे, जिनसे बहुत सारे लोग जख्मी भी हुए थे। कभी किसी को दरख्तों के करीब ऊंट चढ़ते दिखाई देते, किसी को घोड़े की हिनहिनाने की आवाज़ आती। कुछ लोग वहां बच्चे खेलते देखते थे। कुछ लोगों ने बंगले की आखिरी मंजिल वाली छत पर लड़कियों को खड़े हुए भी देखा था। किसी ने लड़कियों को बाल सुखाते हुए भी देखा था। इन सब चीज़ों की मौजूदगी से जिन्नात की मौजूदगी का इशारा पाया जाता था। बंगले के इर्द गिर्द जिनकी ज़मीन थी, वो ज़मीनों पर जब भी काम करने गए इन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर दिखाई देता था। जो किसान हल चलाता इसे पत्थर लगते और वो बेचारा वहां से भाग जाता था। जो ज़मीनों पर काम करने आते हैं इन्हें बड़ा सा सांप दिखाई देता था या बड़ी सी चील इन पर हमला करती थी। लोग बेचारे डर कर भाग जाते थे। फिर जिन्नों के बंगले के इर्द गिर्द वाली ज़मीन बंजर होने लगी थी। एक दिन शफीक भाई अपनी मजदूरी में मसरूफ थे। बैलगाड़ी पर अनाज की बोरियां लाते उन्होंने सोचा कि तीसरा चक्कर भी लगा लूं। तीसरा चक्कर लगाकर बैलगाड़ी से अनाज उतारकर वो वापस निकलना चाहते थे। उन्होंने जल्दी जल्दी सामान अपनी चादर में बांधकर बैलगाड़ी पर रखा और बैलों को तेजी से हाँफना शुरू कर दिया। जब वो शहर से निकले थे तो सूरज गरूब हो चुका था। अब शफीक भाई के दिल में खौफ जागा था। जब वो शहर से आते आते जिन्नात वाले बंगले के करीब से गुजरे तो चांद अपने जोबन पर था। ऐसी चांदनी थी कि दिन का समा था।
अचानक उनके कानों में कुछ आवाजें सुनाई दी। वो आवाजें बंगले से आ रही थी, जैसे बहुत सारी औरतें आपस में लड़ रही हों, वो भी चिल्ला चिल्ला कर। औरतों के तेज बोलने और चिल्लाने की वजह से शफीक भाई का दिमाग फटने लगा। उनकी रीढ़ की हड्डी में खौफ की एक लहर दौड़ गई। या अल्लाह खैर। वो तेजी से बैलों को हाँकने लगे और इस तरह एकदम औरतों का चिल्लाने का शोर खत्म हो गया। अब शफीक भाई के कानों में छन छन की आवाज आने लगी। जब ये छन छन की आवाज करीब और वाज़े सुनाई देने लगी तो शफीक भाई ने मुड़कर पीछे देखा तो हैरान रह गए। कोई जवान औरत इनकी बैलगाड़ी के पीछे चली आ रही थी। हसीन गोरा चिट्टा रंग और सोने के जेवरात से लदी वो उनकी तरफ बढ़ रही थी। चांद की चांदनी में इसका हुस्न गजब ढा रहा था। शफीक भाई को खौफ ने आ घेरा और वो बैलों को तेजी से हाँकने लगे। अरे अरे रुको तो सही। शफीक भाई के कानों में इसकी आवाज टकराई तो उन्होंने बैलगाड़ी को और भी तेज कर दिया। अरे रुको तो सही, मुझे भी साथ ले चलो। वो शफीक भाई की बैलों के पीछे दौड़ने लगी। उन्होंने बैलों पर लाठियां बरसा दी ताकि वो और तेज चले। अब वो औरत भाग भाग कर बैलगाड़ी पर चढ़ने लगी तो शफीक भाई ने इसे धक्का दिया और वो धड़ाम से नीचे गिर गई। कुछ देर बाद वो औरत धूल में गायब हो गई और फिर दोबारा उठकर बैलगाड़ी पर चलने लगी। शफीक भाई ने फिर से धक्का दिया और वो फिर गिर पड़ी और फिर से उठकर बैलगाड़ी पर चढ़ गई। जब वो बैलगाड़ी पर चढ़ गई तो शफीक भाई एक हाथ से रस्सी को थामते और दूसरे हाथ से इसको धक्का देकर नीचे गिरा देते। बैल भी पूरी कुव्वत से दौड़ रहे थे। आखिरकार वो औरत पीछे रह गई और शफीक भाई वहां से निकलने में कामयाब हो गए। उसके बाद उन्होंने सुकून का सांस लिया। घर आते ही शफीक भाई ने बैलों को खोल दिया। बैल भी तेजी से दौड़ने की वजह से हाँफ रहे थे। शफीक भाई बैलों को बांधकर बीवी से कहने लगे कि गाड़ी पर चादर में बंधा हुआ सौदा सल्फ पड़ा है, इसे उठा लाओ। जब बीवी गाड़ी से सामान उठाने लगी तो क्या देखती है, सामान के पास एक हार पड़ा था। वो शफीक भाई से कहने लगी, ये हार किसका है? जब उन्होंने हार देखा तो वो दंग रह गए। एक भारी सोने का हार था जो यकीनन इस बंगले वाली जिन औरत के गले से गिरा था। तो शफीक भाई ने पूरा वाकया अपनी बीवी को सुना डाला। इनकी बीवी की खौफ से चीख निकल गई और इसने हार परे फेंक दिया। शफीक भाई ने उठकर वो हार अपने पास रख लिया। सोचा कि कल करमदीन चाचा को दिखाऊंगा, जो वो कहेंगे फिर वैसा ही करूंगा। और यूं वो खाना खाकर सो गए। तकरीबन आधी रात को शफीक भाई चीख मारकर उठ गए। बीवी ने देखा तो वो बेहोश थे। वो दौड़कर पड़ोसियों को बुला लाए। शफीक भाई बेहोश पड़े थे। ये देखकर सब हैरान रह गए। बीवी ने रो रो कर सबको जिन्नी वाला किस्सा सुनाया। किसी ने कहा कि करमदीन चचा को बुलाओ। फौरन चचा को बुलाया गया। करमदीन चचा ने कुछ पढ़कर फूंक मारी तो शफीक भाई की आंख खुल गई और वो उठकर बैठ गए। करमदीन चचा ने सबको वहां से जाने को कहा तो सब अपने अपने घरों को चले गए। फिर करमदीन चचा ने शफीक भाई से पूछा तो शफीक भाई ने सारा वाकया चचा को सुना दिया। वो कहने लगे कि अभी मैं सोया हुआ था कि एक औरत मेरे ऊपर चढ़ने लगी। मैं सीधा सोया हुआ था, जैसे ख्वाब में देख रहा था। कुछ जागी और कुछ सोई हुई कैफियत में था। वो औरत मेरे ऊपर आकर सीने के बल लेट गई। जब मैंने इस औरत के चेहरे को देखा तो इस खौफनाक चेहरे को देखकर मैं चिल्ला उठा और मैं चीख मारकर बेहोश हो गया। चचा करमदीन शफीक भाई की बातें सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। अब हर तीसरे और चौथे दिन शफीक भाई के साथ ऐसा ही होने लगा था कि आधी रात को शफीक भाई चीख मारकर बेहोश हो जाते थे। करमदीन चचा वो हार इस बंगले के करीब जाकर फेंक आए थे। फिर भी शफीक भाई पर वही कैफियत बरकरार थी। बीवी अलग परेशान और बच्चे अलग खौफज़दा थे। शफीक भाई को पीरों, आमलों, फकीरों और मौलवियों के पास ले जाया गया। फिर भी इनकी हालत वही रही, कोई फर्क ना पड़ा। किसी ने करमदीन चचा को फकीर अत्थर इतर वाले के बारे में बताया।
वो जाकर फकीर अत्थर इतर वाले को ले आए। फकीर अत्थर बहुत पहुंचे हुए आलिम और बुजुर्ग थे। सबसे पहले आते ही उन्होंने शफीक भाई को पानी पर दम करके दिया और फिर कुछ लकड़ियां जमा करवाई और इन लकड़ियों को आग लगा दी। फिर वो कुछ पढ़ने लगे। शफीक भाई भी आग के आगे आंखें खोलकर बैठे हुए थे। करमदीन चचा के साथ साथ कुछ और लोग भी बैठे हुए थे। इतर वाले फकीर ने कुछ पढ़ते पढ़ते जेब से एक इतर की शीशी निकाली, इसका ढक्कन खोला और आग में उंडेल दी। आग अब मजीद भड़क उठी। फिर फकीर बाबा ने उठकर एक जलती हुई लकड़ी उठाई और वो लकड़ी शफीक भाई के पांव पर रख दी। शफीक भाई निस्वानी आवाज में चीख उठे, मत चलाओ मुझे, मत चलाओ, छोड़ दो मुझे शफीक से इश्क हो गया है। फिर इतर वाले फकीर बाबा जलाल में आए और कहने लगे, अभी तो सिर्फ मैंने तेरा पाँव जलाया है, अब मैं तुझे आग में भी फेंक दूंगा। शफीक भाई फिर औरत वाली आवाज में रोते हुए फकीर बाबा के पांव पर गिर गए। फकीर बाबा अपनी छड़ी शफीक भाई की कमर पर बरसाने लगे। शफीक भाई अपनी निस्वानी आवाज में चीखते चिल्लाते रहे, मगर फकीर बाबा इन्हें मारते रहे। वो निस्वानी आवाज में कहने लगे, अगर मैं जाऊंगी तो इसे बर्बाद करके जाऊंगी, तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके बाद शफीक भाई बेहोश हो गए। फिर फकीर बाबा हाथ रोककर दूर जाकर बैठ गए और आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोल दी। बुझी बुझी आवाज में कहने लगे, मैं इनकी छोटी बेटी को ना बचा सका। वो जिन्नी आई थी, वो शफीक भाई को मारकर इनके सब घर वालों पर कब्जा करना चाहती थी। बाकियों को अल्लाह के फजलो करम से बचाया जा सका है, लेकिन वो फिर भी अपना काम दिखा गई है। वो शफीक की छोटी बेटी को मार गई है। जब बाबा ने अपनी बात खत्म की तो घर में से रोने की आवाज आई। क्या देखते हैं कि शफीक भाई की छोटी बेटी मर चुकी है। इसकी बीवी रो रो कर सबको बता रही थी कि मेरी बेटी ठीक ठाक थी कि अचानक उठकर रोने लगी और कहने लगी कि माँ मुझे बचा लो, माँ ये औरत मेरा गला दबा रही है। इसके बाद कुछ ही लम्हों में इसकी गर्दन लुढ़क गई। फकीर बाबा ने शफीक भाई को जिन्नी से तो बचा लिया, फिर भी इस जिन्नी ने शफीक भाई की छोटी बेटी को मारकर ही सुकून लिया। रो धोकर शफीक भाई और इनके घर वालों को सब्र आ ही गया। जाते वक्त फकीर बाबा से गांव के लोगों ने कहा था, साईं जी मेहरबानी फरमाकर इस जिन्नात वाले बंगले से जिन्नात का बसेरा ख़त्म करवा दो। तो फकीर बाबा कहने लगे, तुम इनकी तरफ ना जाओ तो वो तुमको कभी तंग नहीं करेंगे। करमदीन चचा ने कहा कि भाई शफीक ने तो इन्हें तंग भी नहीं किया था, शफीक तो अपने रास्ते से गुजर रहा था। फकीर ने कहा कि करमदीन जब वहाँ से शफीक गुजर रहा था तो उस वक्त जिन्नों की औरतों में आपस में झगड़ा हो रहा था। वो जिन्नी घर से नाराज होकर बाहर आई तो शफीक भाई से इसका सामना हुआ। वो शफीक से मदद मांग रही थी। वो इसकी बैलगाड़ी पर बैठकर जाना चाहती थी, मगर शफीक ने हर बार इसको धक्के देकर उतार दिया। शफीक के इस रवैये के बावजूद वो जिन्नी इस पर आशिक हो गई थी। इस तरह शफीक इनके चुंगल में फंस गया था। ये कहकर इतर वाले बाबा वहाँ से रुखसत हो गए। ये जिन्नों वाला बंगला आज भी वहाँ अपनी जगह पर मौजूद है। लोग आज भी इस बंगले से खौफ खाते हैं। करमदीन चचा अब इस दुनिया में नहीं रहे, मगर उन्होंने कुछ लोगों को कुरानी आयात याद करवाई थी कि जब भी इस जिन्नात वाले बंगले के पास से गुजरो तो ये आयतें पढ़ते हुए अपने लिए खैर व आफियत की दुआ मांगते हुए गुजरा करो। शफीक भाई भी अब अपनी ज़िंदगी बहुत आराम और सुकून से गुजार रहे हैं, लेकिन इस जिन्नी ने शफीक भाई की इस बेटी को मार डाला जिस बेटी से वो जुनून की हद तक मोहब्बत करते थे। ऐसी ही खौफनाक कहानियाँ सुनने के लिए हॉन्टेड सेंटर को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं आपसे अगली खौफनाक कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।